स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएमसी केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाना, तो थोड़ा सा योगदान हमारे तरफ से भी। बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट से। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स को इंक्लूड करता है। फिजिकल केमिस्ट्री पता है आपको, केमिस्ट्री के 3 पार्ट है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे मैं बात करूं 12th क्लास के सॉल्यूशन का, केमिकल काइनेटिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, 11th क्लास के स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, दिस ऑल आर चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है या मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक हो जाता है। ठीक है, तो उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आज हम पहले इसमें अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जो 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है ना, वो टोटली इसके ऊपर भी बेस्ड है। ठीक है, तो ओवरऑल पोर्शंस कहीं तो उसके यही खत्म, जैसे कंसंट्रेशन वाला टॉपिक 12th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। तो इस टॉपिक की वजह से तुम 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर को भी इंक्लूड कर लेते हो। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में बच्चों हम ये जानेंगे कि एक्चुअली एटम होता क्या है। स्टार्ट एटम से करेंगे, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर का इनिशियल फेज क्या है, एटम है। तो पहले हम एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या है, एटम से किस किस तरह से एलिमेंट बना, एलिमेंट क्या है एक्चुअली, एलिमेंट से मॉलिक्यूल कैसे बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड कैसे बने, और हर एक कंपाउंड का एक अपना स्पेसिफिक वेट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके बाद हम मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के बाद इस चैप्टर में हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। जब हमारा ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम के और अंदर हम जाएंगे, क्योंकि एटम के सब यूनिट पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक मोल की क्वांटिटी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ये पोर्शंस को आप हल्के में मत लेना, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट के लिए और जेईई के लिए। नीट के लिए और जेईई के लिए ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं है कि एक क्वेश्चन इसके बेसिक्स पे ना बना। ठीक है, तो इस पोर्शन को भी हम कंप्लीट करवाएंगे और होप सो हम बहुत अच्छा अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बस आप गेन करिए और हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन वाले टर्म्स। कंसंट्रेशन भी इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर कंसंट्रेशन में हम कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में देखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि किस तरह से एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, उसकी कितनी क्वांटिटी होती है, इन चीजों को देखेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे मोलैलिटी पे, नॉर्मेलिटी पे, मोलैलिटी पे और मोल फ्रैक्शन पे। कंसंट्रेशन में इन सभी टॉपिक को मैंने इंक्लूड कर रखा है बच्चों, बट मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं आते, कंसंट्रेशन में इंक्लूड नहीं होते। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल अभी ये ध्यान रखो कि किसी भी तरीके का सॉल्यूट या सॉल्वेंट उसका मोल और डिसॉल्व है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसको आप कंसंट्रेशन बोल सकते हो, मोलैलिटी बोल सकते हो। यानी वॉल्यूम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म है टू अंडरस्टूड द कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है ना, नीट और जेईई में और सीबीएसई में। कंबशन के ऊपर, कंबशन वाले टॉपिक पे प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, कंबशन क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस को O2 के साथ बर्न कर दिया तो CO2 बनता है ना, एंड H2O मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। लेकिन H2O कब निकलेंगे, जब हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करोगे, सिंपल कार्बन कंपाउंड को बर्न करोगे तो CO2 मिलेगा। तो वहां जस्ट आप बर्न करके आ रहे थे, यहाँ आप अमाउंट देखोगे कि कितने कार्बन, कितने हाइड्रोकार्बन को तुम बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, और कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कितना CO2 और H2O मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके अमाउंट को निकालते हो। यहाँ पे 10th क्लास में जस्ट बैलेंसिंग की थी और डेफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पे उसके अमाउंट को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पीडी क्या है बच्चों, वेपर डेंसिटी। क्लियर।
बाकी बच्चा कुछ बच जाएगा जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो कमेंट कर देना, मैं उसे भी इंक्लूड कर दूंगा। तो ओवरऑल हम फर्स्ट चैप्टर जो कि मोड कॉन्सेप्ट है उसमें हम इन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टार्टिंग से, एटम से, कि एक्चुअली एटम क्या होता है। कहानी यहीं से शुरुआत होती है मोड कॉन्सेप्ट की। हालांकि एटम के बारे में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ोगे, लेकिन यार एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में जानना है तो एटम के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ठीक है? तो व्हाट यू मीन बाय एटम? व्हाट यू मीन बाय एटम? एक्चुअली एटम है क्या? जैसे आप सोच रहे हो वैसे साइंटिस्ट ने भी सोचा स्टार्टिंग में। तो बच्चों जितने भी सब्सटेंसेस को हम देखते हैं 9th क्लास में हम उसको क्या कहते हैं कि वो मैटर है। कोई भी सब्सटेंस जो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, कुछ वेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है? अब मैटर को आप ब्रेक डाउन करो, मैटर को आप ब्रेक डाउन करो और उसको ब्रेक डाउन करते 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 एक इनिशियल स्टेज पे लेके जाओ, एक ऐसा स्टेज पे लेके जाओ जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर का एक ऐसा इनिशियल स्टेट जिसके बाद आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप उसको नहीं देख सकते नेक्ड आईज से, उस स्टेट को, उस मैटर के स्टेट को क्या कहा गया? एटम कहा गया। और ये जो एटम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ए स्टैंड्स फॉर अन एंड टॉम स्टैंड्स फॉर डिविजिबल, यानी एक ऐसा यूनिट मैटर का, एक ऐसा स्टेट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम एटम कहते हैं। क्लियर? अब एटम से एलिमेंट कैसे बना? एटम से एलिमेंट कैसे बना ये क्लियर हुआ? इनिशियल स्टेट ऑफ मैटर। अब तक वैसे माना जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। लेकिन जब सब यूनिट पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो एटम सब यूनिट पार्टिकल से बड़े हैं, यानी कि एटम सबसे इनिशियल स्टेट मैटर का नहीं है। तो क्या है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एक एटम में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो अभी फिर एटम पता लग गया कि एक मैटर का इनिशियल स्टेट है। अब एलिमेंट क्या है बच्चों? तो एलिमेंट को समझने के लिए फिलहाल एक टर्म याद रखो, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। एक पर्टिकुलर एटम का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? एलिमेंट है। ठीक है? यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, सॉरी नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं लिखूंगा मैं, मैग्नीशियम लिखा, लिथियम लिखा, पोटेशियम लिखा, तो ये सारे के सारे क्या है? एटम है और अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर एटम को आप प्योरेस्ट फॉर्म में लिख रहे हो, दैट इज एलिमेंट। ठीक है? अब किसी भी एलिमेंट को सपोज दैट मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हर एक एलिमेंट का कुछ नंबर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, एंड दैट इज a and z। और यहां पर ये क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर है, मास नंबर जो आगे मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प करेगा। और किसी भी एलिमेंट का z यहां अगर लिखते हैं तो z क्या है बच्चों? यहां पे z है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? और न्यूट्रॉन को। अब यहां पर एक सवाल बच्चे समझेंगे, एक मतलब एक टॉपिक समझो कि यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा कि एक पर्टिकुलर z रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी पर्टिकुलर एटम अगर न्यूट्रल स्टेट पे हो, न्यूट्रल स्टेट पे, तो उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऑलमोस्ट इक्वल होता है न्यूट्रल स्टेट पे, जब तक कोई चार्ज ना हो, जब तक कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो, उस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो फिलहाल अब यार ये मान के चलो, समझ के चलो कि जो z है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये कि मास नंबर कभी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है? अब प्योरेस्ट फॉर्म है क्या एटम? किसका? एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम टू और मोर सेम एलिमेंट, टू और मोर सेम एलिमेंट are combined
टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट देखो, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यानी कि कोई भी दो एटम, कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन हो जाएगा लेकिन सेम होने चाहिए और कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। सवाल ये है कि कंबाइन ही क्यों हो रहा है? अगर वो एटम और एलिमेंट स्टेट पे है तब भी तो स्टेबल है, तो कंबाइन क्यों हो रहा है? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, कोई अगर एटम और एलिमेंट स्टेट में हो तो रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। कंबाइन क्यों हो रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्या है सर? अब ये स्टेबिलिटी क्या है? तो बच्चों जितने भी एटम और एलिमेंट है वो सारे के सारे स्टेबल कब होते हैं? स्टेबल कब होते हैं? एट ऑक्टेट स्टेट। अब ये ऑक्टेट स्टेट क्या है? तो ये सब 9th क्लास के बेसिक्स है। मैंने कहा ना कि आज का लेक्चर बहुत बेसिक से होने वाला है। जिन बच्चों को आता है वो स्किप कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टेबल स्टेट होता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एटम जब ऑक्टेट स्टेट का होता है तो वो स्टेबल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? बच्चों ऑक्टेट का मतलब होता है कि कोई भी एटम है, ठीक है, तो बच्चों उस एटम के ना सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और बाहर होते हैं ऑर्बिट्स और इन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आउटर सेल में अगर किसी भी एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस स्टेट को कहा जाता है ऑक्टेट स्टेट। और हर एक एटम और मॉलिक्यूल अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और गेन करते हैं और एलिमेंट से मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके करे चाहे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके करे, ठीक है। एक पर्टिकुलर एटम है दैट इज हाइड्रोजन जो अपना ड्यूप्लेट स्टेट में होता है। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास जो स्टेबल होता है ओनली एट 2 इलेक्ट्रॉन। हालांकि हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है, इसको पीरियोडिक टेबल में अभी तक जगह नहीं मिली, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डुप्लेट फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है, ये एटम है, वो हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूल होगा तो H2 के फॉर्म में होगा और एटॉमिक स्टेट में अगर लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे। क्लियर? तो इतना पता लगा, एटम एक इनिशियल स्टेट है मैटर का। अगर प्योर रेस्ट फॉर्म में लिखते हो, सिंगल एलिमेंट में लिखते हो तो एलिमेंट बन जाएगा। दो एलिमेंट कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना देंगे। मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? टू गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बना रहे हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, N2, O2, Cl2, H2। अब देखो एक और एक N, दो N है, नाइट्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? N2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब N2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो कंबाइन क्यों हो रहे हैं? रीजन आपको बताया, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 7 होते हैं और मास कितना होता है? 14 होता है। अब 9th क्लास में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आए हो, K, L, Mn जो ऑर्बिट्स होते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, L में कितने भरते हैं? 5। तो 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 और 5 भर दिए, ठीक है। सेकंड नाइट्रोजन अगेन 7, K, L, M, N 2, 5। तो बच्चों यहां देखो, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट ऑक्टेट और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर लेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लेगा और 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में था बच्चा, 1 2 3 और 4 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे नाइट्रोजन का 1 2 3 और 4 5 ये रहा। अब क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। ये सब बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, और शेयरिंग क्या होता है, डोनेशन क्या होता है। बेटा धीरे धीरे बेसिक्स पता लग जाएंगे। अभी समझ के चलो कि क्यों मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये नाइट्रोजन इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन, एक और कांसेप्ट ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक पर्टिकुलर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 बॉन्ड बनाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 3 बॉन्ड बनाएंगे। यही रीजन है कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड से होल्ड होता है।
और इस तरह से बनाता है मॉलिक्यूल। तो 1 2 3 4 5 और 3 इससे लिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट, 1 2 3 4 5 और 3 इससे ले लिया इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब दोनों के दोनों नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन पे है, यानी कि इनका क्या कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये स्टेबल है। तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट कंबाइन होता है एलिमेंट से और मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर हुआ? बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक है ये उन बच्चों के लिए जो वाकई में मतलब जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होता और लगता है कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि बेटा बहुत बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम है ना। ओके, तो अब मॉलिक्यूल्स पे हम कहां मॉलिक्यूल से पहुंच रहे हैं, कंपाउंड पे ना। ओके, तो अब देखते हैं कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या है। तो डेफिनेशन पर ध्यान रखो कि किस तरह की डेफिनेशन बन सकता है। डेफिनेशन नंबर 1, टू डिसिमिलर या बोल लो डिफरेंस, टू डिफरेंस एलिमेंट आर कंबाइन, टू डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। कोई दो अलग अलग एलिमेंट बच्चों मिलकर के क्या बना सकता है, एक कंपाउंड बना सकता है। एग्जांपल देखो, सपोज हाइड्रोजन है और Cl2 है, कंबाइन हो गया, बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दो क्योंकि हमें बनाना क्या है, HCl लिखना है। ठीक है, HCl बनाना है और H2 को H2 के फॉर्म में ना लिख करके हम H के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। क्लियर, H के फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि दो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर के क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। तो उसका एग्जांपल ये हो जाएगा, ये देखो एक कंपाउंड बन गया, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, टू डिफरेंट एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स, two different element and molecules are combined to form a compound। दो अलग अलग एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स मिलकर के भी क्या बना सकते हैं बच्चों, कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस में हाफ O2 टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर ये क्या है, मॉलिक्यूल है और इसको मैंने किस फॉर्म में लिख रखा है बच्चों, एटम के फॉर्म में, बैलेंस करने के लिए लगाया है और ये क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो देख सकते हो एक मॉलिक्यूल और एक एटम या एलिमेंट मिलकर के भी क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। बट पॉइंट इज डिफरेंस होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेम होगा तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो एक कंपाउंड की तरह ऐड कर सकता है। अब देखो कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, एक पर्टिकुलर तरीका सीखो, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करें। क्लियर? तो बच्चों अगर एलिमेंट सेम हो, तो उसके मॉलिक्यूलर मास को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर कंपाउंड में एलिमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास को आप ऐड कर दोगे। सेम को क्या करना है, मल्टीप्लाई, डिफरेंट को क्या करना है, ऐड करना है। और दोनों का जो वैल्यू होगा बाद में उसको क्या कर दोगे, फिर से सम कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कई सारे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूल होंगे या सेम एलिमेंट होंगे तो ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंट होंगे तो ऐड करोगे। एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, H2SO4। अब जितने भी कंपाउंड में एलिमेंट और मॉलिक्यूल आएगा उनका एटॉमिक मास या मास नंबर अल्टीमेटली बच्चों आपको याद हो जाएगा सॉल्व करते करते। ठीक है, बस ध्यान रखना। ओके, सो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास यहाँ 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और एटॉमिक नंबर 8, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि सेम मॉलिक्यूल होगा तो क्या करोगे, मास नंबर को मल्टीप्लाई,
अब यहाँ से यहाँ आए तो डिफरेंट पे आ गए, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। इस फंडा को ध्यान रखो बस, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, मल्टीप्लाई कर दिए प्लस, क्यों, क्योंकि डिफरेंट आ गए, H और S के बीच में डिफरेंस आया, मतलब डिफरेंट एटम आ गए कंपाउंड में। तो सल्फर का कितना है, 32 है, कितने सल्फर है, एक ही, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन बच्चों, 4, ऐड कर दिए, कितना आएगा, और 2 प्लस में 32 प्लस में 16 हो जाए 64, ओवरऑल ये 4 2 6 तो 8 6 और 3 9 98 U। अब ये U क्या है बच्चा, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, जो एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर को, एक पर्टिकुलर मास को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर वेट का SI यूनिट है U, ये ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एटॉमिक मास निकालते हो ना, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को U से ही रिप्रेजेंट करोगे। तो यार ये तरीका है बहुत आसान सा। अभी हम कई सारे एग्जांपल्स और लेने वाले हैं, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे, कुछ हम खुद करके दिखाएंगे आपको। लाइक CH3 COOH, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, इथेनॉल CH3 CH2 OH, इथेनॉल। तो बच्चा इन सबका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का बहुत यूज है, बहुत यूज है। जब मोल्स फाइंड करोगे तो बहुत यूज है। अमोनिया N2O5 N2O4, कोई भी कंपाउंड, ओके। तो निकालते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा आपको, C6H12O6। कई बच्चों को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता होता है। सो NH2 C डबल बॉन्ड NH2 और द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। तो इससे ये भी पता लग जाएगा स्ट्रक्चर से कंपाउंड कैसे निकालोगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। अब यहां देखो, ऐसे कंपाउंड दिया हो तो पहले सिंपल फॉर्मूला में लेके जाओ। कार्बन कार्बन कितने कार्बन, 2 कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। पर इसको लिखते कैसे हैं, तो अल्कोहल वाला ग्रुप है, नहीं एसिडिक एसिड वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो C2, चलो ऐसे लिख दो C2H4O2, क्योंकि अभी हम तो मॉलिक्यूलर फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहे, क्लियर। तो कार्बन कितने बेटा, 2, एक कार्बन का कितना होता है, 12, साइड में लिख लो, कार्बन का एक 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्लियर। 12 प्लस में एक हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने से ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई। 12 प्लस में 4 प्लस में 32, कितना आएगा ये, 2 4 6 2 8 एंड 3 and 1 4 48। समझ आया। ग्लूकोज C6H12O6, एक कार्बन का होता है 12 into 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 into 12 क्योंकि 12 हाइड्रोजन प्लस 16 into 6 क्योंकि 6 ऑक्सीजन। आया समझ, दिख रहा है ना, ओके ओके। तो 12 6 72 प्लस में 12 प्लस में 96, ठीक है, 96 ही रहेगा ना, लिख देते हैं वरना कमेंट आएगा, ओके। ओवरऑल इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो 180 U आएगा इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, जो 11th में बार बार पूछा जाता है। यूरिया, अब कोई भी स्ट्रक्चर अगर दे रखा है तो स्ट्रक्चर से हम कैसे जाएंगे कंपाउंड पे, फिर से वही वाला मेथड, कोई भी स्ट्रक्चर देखा सारे के सारे एटम और एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो N और N कितने N है, 2 है, H और H 2 2 4H H4, एक कार्बन और C, डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल एक ही है, एटम एक ही है, ठीक है, ओके। तो N2, एक N का बेटा होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। कैसे करोगे, फिर से वही तरीका, एक N का 14 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 नाइट्रोजन, ऐड करोगे क्योंकि डिफरेंट आ गया, सेम होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट होगा तो ऐड करेंगे, क्लियर है ना, ओके। प्लस 1 into में 4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन कितना है 1, 12 into 1 प्लस
16 इंटू 1 क्योंकि ऑप्शन कितना है, एक ही है। कैलकुलेट करो इसको। 28 प्लस में 4 प्लस में 12 प्लस 16, कैलकुलेट कीजिए। 8 4 12 और 2 14 14 8 6 20, 1 4 5, 1 मिनट, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, 60 U आ रहा है, 60 U। क्लियर है? NH3 आसान है बहुत ज्यादा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 17 ग्राम या U। N2O4 14 इंटू 2 प्लस में 16 इंटू 4, 28 प्लस में 64, 8 4 12 2 हासिल, 6 और 2 8 और 1 9, 92। ओके, N2O4 का कितना आ रहा है, 92। HNO3 होमवर्क कमेंट करके बताना इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं। मैं और भी कई सारे एग्जांपल दे देता हूं जिसको आप सॉल्व करना, ठीक है? C12 H22 O11 सुक्रोज होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है आपको, ठीक है? कई सारे दे देता हूं एग्जांपल्स जो आपके डेली लाइफ में, डेली न्यूमेरिकल्स में और उसमें जो है काम आएगा बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल 18 होता है, सबको पता है, फिर भी निकाल दोगे। ओके, नेक्स्ट HSO4 H2SO4 सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसका भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करोगे, ठीक है? तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स समझेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि यहां पे मैंने 1 चम्मच सॉल्ट लिया है, सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, NaCl, ठीक है? अब ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके आए हैं। अब NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 23 सोडियम का एंड 35.5 Cl का। सोडियम का कितना होता है? 23 और सॉरी सोडियम, हाँ, और Cl का होता है बेटा 35.5। इसको सम करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 58.5। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक स्पून में हमने सॉल्ट ले रखा है, ठीक है? तो मोल के टर्म्स में बताओ कि कितने मोल मैंने सॉल्ट लिया है। तो एक जो सिलेक्टेड क्वांटिटी है सॉल्ट का वो 1 चम्मच है, 1 स्पून है। लेकिन यार फिजिकल यूनिट नाम की कोई चीज होती है, मेजरमेंट नाम की चीज होती है कुछ, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो आप 1 स्पून बोलने की बजाय रेट बताओ कि कितना आपने सॉल्ट लिया है। तो इसको वेइंग मशीन में जब हम मेजर कर रहे हैं, सपोज दैट इसका वेट आ रहा है 5.85 ग्राम, लेट एज्यूम इट, ठीक है? जस्ट वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो हमारी। तो इतना ग्राम सॉल्ट हमने लिया। तो जब कभी सिलेक्टेड वेट लोगे ना, सिलेक्टेड वेट लोगे या सिलेक्टेड वेट गिवन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसको बच्चा बोला जाता है गिवन मास। क्या बोलते हैं? गिवन मास, ठीक है? और किसी कंपाउंड के बारे में बोल रखा है, जैसे मैं 1 गिलास वाटर भी ले रहा हूं यहाँ पे, 1 गिलास वाटर भी ले रहा हूं यहाँ पे, तो वाटर का जो क्वांटिटी है ना, वाटर का जो क्वांटिटी है वो अलग है। वही गिवन वॉल्यूम हो सकता है, गिवन मास हो सकता है, लेकिन बात किस चीज कर रहा हूं? वाटर की। तो वाटर का जो यूनिट है H2O, जिसके हिसाब से इसके पास 18 ग्राम वेट को कंटेन कर रहा है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है। तो वो स्पेसिफिक है, लेकिन जो मैं अमाउंट ले रहा हूं, क्वांटिटी में ले रहा हूं, वो वेरिएबल हो सकते हैं।
एक मैटर का अमाउंट वेरी कर सकता है, मॉलिक्यूलर मास वेरी नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात का, मॉलिक्यूलर मास डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर? तो जो भी गिवन क्वांटिटी में होगा, ग्राम के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो, तो वो हमारा गिवन मास होता है। और कोई कंपाउंड दे दे तो उस कंपाउंड का हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? और नंबर ऑफ मोल्स है कुछ और नहीं, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स क्या है? रेशियो है गिवन मास का और मॉलिक्यूलर मास का। बहुत ही बेसिक्स के ऐसे करा रहा हूं बेटा, जिन्हें आता है वो प्लीज स्किप कर सकते हो। ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो अब कई सारे एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरीके से हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होगा। फॉर्मूले का ध्यान रखोगे, गिवन क्वांटिटी में जो भी होगा गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। इसके भी आपके क्वेश्चन करते हैं, लाइक फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1, 0.10 कैल्शियम कार्बोनेट, 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन एंड डी क्या ले 1.8 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन सब का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो बहुत आसान है। अभी का आपको जो भी ग्राम के टर्म्स में दिया गिवन होगा वो गिवन मास होगा, और कंपाउंड गिवन है तो उससे मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया ना। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो सॉल्व करो फर्स्ट वाले। गिवन मास कितना दे रखा है? 0.10। नंबर ऑफ मोल्स निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 0.10। और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट अभी हमने निकाला था। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है बेटा 40, 40। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो 40 डिफरेंट आ गया, ऐड करोगे कार्बन का 12 प्लस डिफरेंट आ गया, ऐड किया, सेम आया 16 इंटू 3 बताया। ओके, ये आ जाएगा 100। तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, पॉइंट गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10 की पावर -2 मोल। तो यार आसान है बहुत। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 4.9 गिवन मास, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला था, H2SO4 का 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 ऑक्सीजन इनटू में 4 क्योंकि 4 क्वांटिटी है, ये आ जाएगा 98। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 4.9 गिवन मास है अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 98 आया। पॉइंट हटाओगे, जीरो लगा दो, इससे कैलकुलेशन आसान है, 2 पे गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/20, 0.05 मोल। क्लियर है? अभी दो आप खुद ट्राई करो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ टू कंपोनेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन मास, फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन मास को क्या लिखते हैं? अमाउंट, ये ठीक रहेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टू कंपोनेंट A एंड B। और ऐसा बोल रखा है A का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है बेटा 44, मान लो A का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 44 और B का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 16। हालांकि मैं आपको बता दूं 44 किसका होता है? CO2 का होता है और N2O का होता है, और 16 किसका होता है? मीथेन का। तो एक क्वांटिटी इनमें से एक है और एक क्वांटिटी ये है। अमाउंट का रेशियो पूछा है, whose नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मान के चलो नंबर ऑफ मोल्स A दे दिया 2, 0.2 लेते हैं 0.2, चलो 2 ही ले लो, कैलकुलेशन
इजी रहेगा कॉन्सेप्ट को समझना है। नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखा है 3। तो यार नंबर ऑफ मोल्स इस बार दे दिया, कंपोनेंट मेंशन कर रखा है ए एंड बी, उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो कंपाउंड भी पता लग गया। अमाउंट का रेशियो पूछा है, यानी कि अमाउंट क्या होगा हमेशा गिवन मास। बताया आपको कि जो कोई क्वांटिटी में हो, अमाउंट में हो, उसको आप गिवन मास से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बी हम करते हैं तो गिवन मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड गिवन मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा। नहीं, गिवन मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। क्लियर? तो यानी कि यहां से फॉर्मूला देखो निकल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ए एंड नंबर ऑफ मोल्स बी का इक्वल टू गिवन मास फर्स्ट एंड मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट इनटू में मॉलिक्यूलर मास सेकंड वाला एंड गिवन मास सेकंड वाला। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ए और बी का कितना दे रखा है 2 और 3, पुट करो 2 एंड 3। रेशो पूछा है m1 और m2 का, यानी गिवन मास का। ये निकालना है m1 अपॉन m2 निकालना है इनटू में m2 की वैल्यू कितनी है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट 16 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 44। सॉल्व करते हैं इसको। तो जस्ट वैल्यू पुट करना है। मॉलिक्यूलर मास सेकंड कंपोनेंट, मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट कंपोनेंट, गिवन मास फर्स्ट कंपोनेंट, गिवन मास सेकंड कंपोनेंट। गिवन मास का रेशियो निकालना था, दोनों को सेपरेट किया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट 16 है, पुट किया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 44 है, पुट कर दिया। जस्ट कैलकुलेट इट, आंसर आ जाएगा। तो 44 इनटू में 2 अपॉन में 16 इनटू में 3 इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड अमाउंट ऑफ सेकंड। तो बेटा ये रेशियो आ गया, देखो इसको और सॉल्व कर सकते हो। 2 1 1 5 सॉरी 8, तो ओवरऑल 44 अपॉन में 48 और जा रहा है 4 से 11 एंड 12, तो 11/12 ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। आसान है। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, कितना गिवन मास 0.17, ओके। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 पता ही है आपको, 14 प्लस में 3 कितना आएगा 17। पॉइंट हटाओगे, डबल जीरो लगाओगे, 17 से 70 गया 10 की पावर -3 मोल, आंसर। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हो। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही। आज आपने क्या सीखा? एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, कंपाउंड के बारे में जाना, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सीखा एंड नंबर ऑफ मोल्स सीखा। नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है नंबर ऑफ एटम पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एंड जो भी पर्टिकुलर एटम के सब यूनिट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अमाउंट को हम निकालें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।